नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सोनलता बरनोत्या। हम पढ़ रहे थे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री और कल हमने पायरोल का जो पूरा पार्ट है वो पढ़ा था। हमने पायरोल की सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब पढ़ लिए थे। उसके बाद आज मैं एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आज हम पायरोल, थायोफीन, फुरान इनकी जो है एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो तीनों हेटेरोसाइकल्स हैं, इनमें से कौन ज़्यादा एरोमेटिक है और कौन कम, और क्या कारण है इनके एरोमेटिक बिहेवियर का। तो अगर हम एरोमेटिसिटी की बात करें तो सबसे पहले मैं इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि हम एक तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे पास है तीन स्ट्रक्चर्स। हमने इनकी एरोमेटिसिटी का जो है कंपैरिजन करना है। तो हमारे पास ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से फर्स्ट है हमारे पास थायोफीन, फिर हमारे पास है पायरोल और फिर हमारे पास है फुरान। ये हमने स्ट्रक्चर्स अभी तक पढ़े थे और हम इन तीन हेटेरोसाइकल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पायरोल जो है वो पूरा सिंथेसिस, स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी स्टडी कर ली है। आगे के आने वाली क्लासेस में हम थायोफीन और फुरान के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम इनके एरोमेटिक जो कैरेक्टर है, इनके एरोमेटिक बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एरोमेटिसिटी ऑफ हेटेरोसाइकल्स, ठीक है। जब हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो क्या जो पॉइंट्स हैं हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें वो ध्यान होने चाहिए, अगर हम एरोमेटिसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या क्राइटेरिया है जो जो मॉलिक्यूल में होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको एरोमेटिक क्लासिफाई किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये तीनों जो हमारे पास हेटेरोसाइकल्स हैं, क्या वो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हम जो है एक क्राइटेरिया बनाते हैं, हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी में सबसे पहले जो है हमें ये होना चाहिए कि द मॉलिक्यूल should be cyclic। फर्स्ट क्राइटेरिया और जो एरोमेटिसिटी होती है वो ये है कि कोई भी आप मॉलिक्यूल अगर आप उसको एरोमेटिक क्लासिफाई कर रहे हो तो उसका साइक्लिक नेचर होना चाहिए, मतलब वो गले के फॉर्म में होना चाहिए, रिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो हम यार अगर थायोफीन को देखें, पायरोल को देखें और फुरान को देखें, अगर इन तीनों में से किसी को भी देखें तो हम देखते हैं कि तीनों की तीनों एक साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में है। तीनों की तीनों एक 5 मेंबर्ड जो है रिंग फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन should be delocalized। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में कोई भी पाई बंद है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो पाई मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए और वो सारी रिंग के ऊपर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे थायोफीन में हमारे पास 6 जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2 तो ये पाई बॉन्ड के और 2 जो है वो इंटरनल जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये हो गए। इसी तरह हमारे पास पायरोल में भी 4 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के और 2 जो है वो लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है वो लोन पेयर के। उसी तरह से हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो
इस तरह के लोन पेयर के। एक जो लोन पेयर जो अगर हमारे पास सल्फर के पास 2 लोन पेयर है तो सिर्फ उसमें से एक ही डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एक पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर अगर लोन पेयर है तो एक जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। इस तरह से ये जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम इनको डीलोकलाइज्ड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन यानी जितने भी कार्बन एटम्स हैं, जितने भी रिंग एटम्स हैं उनके ऊपर इक्वली डीलोकलाइज्ड रहने चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी कार्बन को अगर हम sp2 मानते हैं यानी उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन उसमें डीलोकलाइज कर पाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए। उसी से जो है जो मॉलिक्यूल जो कार्बन है वो सेम जो प्लेन में रहेगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से डीलोकलाइज हो पाएंगे। इसके अलावा फोर्थ जो लास्ट पॉइंट है एरोमेटिसिटी का वो ये है कि इट शुड फॉलो हकल्स रूल यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n + 2 पाई के फॉर्म में होने चाहिए। यानी अगर हम n की वैल्यू 0 रखें, 4n + 2 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट सीरीज आती है 2, उसके बाद n की वैल्यू 1 रखने के बाद हमारे when n = 0 तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, when n = 1 हमारे पास आते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। यानी हमारे तीनों के तीनों हेटेरोसाइकल्स में जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों जो एरोमेटिक जो हेटेरोसाइकल्स हम पढ़ रहे हैं वो तीनों के तीनों एरोमेटिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, यानी तीनों के तीनों हेटेरोसाइकल एरोमेटिक हैं। लेकिन अब हम इनको इनके अरेंजमेंट के फॉर्म में वो करना है कि इनमें से कौन ज़्यादा एरोमेटिक है और कौन कम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ रीजंस हैं कि हम इनको किस तरह से इनके एरोमेटिसिटी के ऑर्डर पे लगा के रख सकते हैं। सबसे पहले फैक्टर जो है कि हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की और उसके बाद सल्फर की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें, विद्युत ऋणता का ऑर्डर देखें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद सल्फर की। इसका मतलब ये है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीजन अपने पास रखेगा, उसके बाद नाइट्रोजन रखेगा और उसके बाद सल्फर जो है रखेगा। यानी ये डीलोकलाइजेशन में अपने लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगा, उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में अपने लोन पेयर दे देगा और सबसे ज्यादा आसानी से जो सल्फर है वो अपनी डीलोकलाइजेशन में आसानी से लोन पेयर दे देगा। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी। उसके अलावा एक फैक्टर और जो है इसमें है वैकेंट d ऑर्बिटल्स। हम अगर ये बात देखें कि वैकेंट d ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास देखते हैं कि हम सल्फर के पास हमारे वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। सल्फर के वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने के कारण इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने के कारण इनमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है और ज्यादा एरोमेटिसिटी। तो इस वजह से अब हम ये कह सकते हैं, इन तीनों फैक्टर्स को मिला के हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो है थायोफिन में, उसके बाद पायरोल में और उसके बाद फिराल में। तो हम अगर हम इनका एरोमेटिसिटी का ऑर्डर लिख लें तो हमारे पास है सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी का ऑर्डर जो है वो है हमारे पास थायोफिन, उसके बाद है पायरोल, उसके बाद फिराल। यहाँ पे है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी डिक्रीजेस। फैक्टर्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो एरोमेटिसिटी को इफेक्ट कर रहे हैं और इनका ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया है। आगे की क्लास में हम थायोफिन को डिटेल में स्टडी करेंगे और उसकी सिंथेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हमें स्टडी करना है। थैंक यू।